हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जैसे हर चैप्टर का उसके नाम से ही ओवरव्यू लेते हैं, उसी तरीके से हम इस चैप्टर का भी इसी के नाम से ही पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद में अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम नाम से ही देख के समझ सकते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि हम इस पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता क्या है। तो वैसे तो हम इस दोनों चीज़ों के बारे में इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं डाइजेशन। भाई डाइजेशन होता क्या है? सब लोग खाना खाते हैं, ठीक है, हमने खाना खाया। अब ये बात तो हमें पता ही है कि जो हम खाना खा रहे हैं भाई उसके अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। अभी अभी हमने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने कहा कि उसमें क्या पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पॉलीसेक्राइड्स होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हम सबको पता है कि ये सब हमारे पॉलीमर्स हैं, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि पॉलीमर्स बने होते हैं मोनोमर्स से जुड़ के। तो हम कहते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर पॉलीमर्स होते हैं। अब अगर पॉलीमर्स हैं तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हम खाना किस लिए खा रहे हैं? ताकि हमें उस खाने से एनर्जी मिले। तो हमारी बॉडी जो होती है वो पॉलीमर से एनर्जी नहीं ले पाती है, उसको एनर्जी मिलती है मोनोमर से। तो डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी हमारे खाने के अंदर पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उन सबको मोनोमर्स में तोड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। अब डाइजेशन हो गई, मेन काम क्या है? डाइजेशन में क्या होगा? सिर्फ ब्रेक डाउन होगा, पॉलीमर्स का मोनोमर्स में ब्रेक डाउन होगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हम उन मोनोमर से एनर्जी देते हैं। ये चीज़ है, बाकी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। अब सबसे पहले हम लोग कहते हैं डाइजेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल फॉर्म। यही बात तो अभी हमने की। हमने कहा कि जो हमारे खाना होता है, जो हमारा फूड होता है, उसके अंदर हमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से मतलब क्या है? क्या मतलब है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का? देखिए, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का मतलब है जैसे कि पॉलीमर्स हो गए जितने भी। अब हमें पता है जो हमारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? मोनोमर से। अब हमें ये भी पता है कि पॉलीसेक्राइड के मोनोमर कौन से होते हैं? मोनोसेक्राइड में आ गए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, हम कहते हैं कि भाई आलू में स्टार्च होता है, आलू सब लोग खाते हैं। तो क्या हमारी बॉडी स्टार्च को ऐसे ही मतलब कर लेगी, स्टार्च से एनर्जी ले लेगी? नहीं। हमने जब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। जो हमारा स्टार्च होता है ना, वो ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज से जुड़ कर बना होता है। तो डाइजेशन के टाइम पे पता है क्या होगा कि जो जैसे कि हमने आलू खाए, ठीक है, मान लीजिए हमने आलू की सब्ज़ी खाई, तो क्या होगा कि आलू के अंदर है स्टार्च। अब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वो क्या करेगी? उस आलू में जो स्टार्च है ना उसको तोड़ देगी, ब्रेक डाउन करेगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होएगा। कौन से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस? स्टार्च का। और फिर वो सिंपल फॉर्म में तोड़ देगी। सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगी? ग्लूकोज। बस यही चीज़ है। उसी तरीके से अगर हम कहेंगे कि भाई मान लेते हैं हमने खाया, भाई हमने आज ब्रेड वगैरह खा ली, ठीक है, ब्रेड बटर वाला हमने कुछ खा लिया। अब बटर क्या होता है? बटर फैट है ना। तो फैट के लिए क्या होगा कि हमें पता है फैट का जो होता है डाइजेशन वो कुछ अलग तरीके से होता है। तो अभी मैं उसका एग्जांपल नहीं दूंगी क्योंकि वो हम जब पढ़ेंगे तभी समझ आ पाएगा, ठीक है। मान लेते हैं हम प्रोटीन की बात करते हैं। तो हमने कहा कि हमने यार प्रोटीन खाए, दाल वगैरह खाई, तो दालों के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे कि हमने दाल खाई, तो अब क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है डाइजेशन में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब दाल खाई है तो दाल में क्या हो गया? प्रोटीन। तो हम कहेंगे कि जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो हो जाएगा हमारा प्रोटीन,
ठीक है, प्रोटीन हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रोटीन को तोड़ना है सिंपल फॉर्म में। प्रोटीन की सिंपल फॉर्म क्या होती है, अमीनो एसिड्स, यानी कि हमें प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाने हैं। तो प्रोटीन को तोड़ कर अमीनो एसिड बना देंगे, बस ये हो जाएगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसी तरीके से हम अभी पता है इस चैप्टर में एक एक करके देखेंगे भी कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होता है। लेकिन अब जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे उससे पहले ना हमें अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना होगा। कैसे भाई, हम सीधा ये थोड़ी पढ़ सकते कि ऐसे ऐसे डाइजेशन होगा। हमें देखना होगा कि डाइजेशन होने के लिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे डाइजेशन, एक्चुअल डाइजेशन होता है। बस यही चीज़ पढ़नी है। तो ये आई होप कि डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी आपको डाइजेशन की। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल फॉर्म। अब हम कहते हैं ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये होता कैसा है, इसका नेचर कैसा है। तो जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है इसका नेचर होता है बायोकेमिकल प्लस मैकेनिकल। इसका मतलब क्या है, देखिए हम कहते हैं जो डाइजेशन एक प्रोसेस है ना वो बायोकेमिकल भी है और साथ साथ में मैकेनिकल भी है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए बायोकेमिकल का मतलब अभी अभी हमने बायोमोलिकुलर चैप्टर में एंजाइम्स पढ़े, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि बायो के जितने भी चैप्टर्स हैं ना एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो अगर किसी ने बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट हर चैप्टर की बनाई हुई है। तो हम कहते हैं कि बायोकेमिकल का मतलब ये है कि बायोकेमिकल यानी कि जो हमारे डाइजेशन का प्रोसेस होएगा ना उसमें एंजाइम्स यूज़ होंगे, एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अब जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, मान लेते हैं हमारे पास में माल्टोज़ है, ठीक है, और अब हमें माल्टोज़ से अपना उसमें ग्लूकोज बनाने हैं। तो माल्टोज़ का डाइजेशन जब हम करेंगे और ग्लूकोज बनाएंगे तो उसके लिए हम एंजाइम यूज़ करेंगे। कौन सा एंजाइम, माल्टेज़, ठीक है। माल्टोज़ से ग्लूकोज बनाने के लिए हम माल्टेज़ एंजाइम यूज़ करेंगे। तो एंजाइम यूज़ हुआ, एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ना जो डाइजेशन एक प्रोसेस है वो बायोकेमिकल होता है क्योंकि इसमें हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब बायोकेमिकल का मतलब तो समझ आ गया, लेकिन ये मैकेनिकल का मतलब क्या है। देखिए मैकेनिकल का मतलब आपने कभी नोटिस किया होगा जब आपको भूख लग रही होती है या फिर कह सकते हैं मतलब देखते हैं जैसे कि हमने खाना खाया है तो क्या होगा कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेट में चक्की चल रही है, और सच में होता ही ऐसा ही है कुछ। अभी जब हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो स्टमक है उसके अंदर हमारा फूड 3 से 4 घंटे के लिए होता है और वहाँ पे अच्छे से डाइजेशन होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं जो हमारा मैकेनिकल है ना वर्ड, उसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में मतलब अच्छे से मसल्स की जो मूवमेंट हो रही होती है, एक तरह की मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ये वर्ड आगे काफ़ी बार यूज़ होगा अभी इस पूरे चैप्टर में, तो अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए पेरिस्टाल्सिस, इस वर्ड का मतलब क्या है। हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है कंटिन्यूअस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ये एक तरह की मूवमेंट है जिसमें ना हमारे मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। कैसे होता है ये, ऐसे कुछ इस तरीके से हमारे मसल्स हैं, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरीके की जो मूवमेंट होती है इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यार हम कह रहे हैं मैकेनिकल इसलिए है, जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो मैकेनिकल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मसल्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो यही चीज़ थी बस। डाइजेशन में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू सिंपल फॉर्म। ये बायोकेमिकल भी होता है और मैकेनिकल भी होता है। बायोकेमिकल इसलिए होता है क्योंकि एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, मैकेनिकल इसलिए होता है क्योंकि इसमें मसल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, डाइजेशन वाली स्टोरी की तरफ। तो हम लोग कहते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं भाई, खाने में क्या 2 चीज़ें होती हैं। हमने क्या कहा, हमारे खाने में यार बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इनको भाई किसी ना कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे तो मतलब बहुत ही
कह सकते हैं कि अच्छे से सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नहीं है, तो इनको हमें पहले किसी कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। तो हम क्या कहते हैं, हम ना जो हमारे फूड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? मेजर कंपोनेंट और माइनर कंपोनेंट। अब इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं कि जिस चीज़ को हमें ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत है, उसको हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के लिए ये कह सकते हैं फूड का मेजर कंपोनेंट है। जो ज़्यादा चाहिए वो मेजर कंपोनेंट है, जो कम चाहिए वो माइनर कंपोनेंट है। अब मेजर कंपोनेंट के अंदर और माइनर कंपोनेंट्स के अंदर आता क्या क्या है? जब हम बात करते हैं मेजर कंपोनेंट की, तो हम कहते हैं मेजर कंपोनेंट में आ जाते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और एटीपी। ठीक है, तो ये सब हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इनको हम कह देते हैं मेजर कंपोनेंट। फिर हम कहते हैं माइनर कंपोनेंट। माइनर कंपोनेंट क्या होते हैं? माइनर कंपोनेंट्स में आ जाते हैं हमारे विटामिन्स और मिनरल्स। हमें ये चाहिए भी तो होते हैं विटामिन और मिनरल, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए होते। ऐसा नहीं कर सकते कि हम अगर मतलब हमें डॉक्टर ने बोला कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा मतलब 1 बॉटल विटामिन ए पी लें, ऐसा नहीं है, या फिर 1 कटोरी विटामिन ए पी लें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें थोड़ा चाहिए होता है ये, ठीक है। और मिनरल्स की बात करें तो कहते नहीं है कि आयरन लो, कैल्शियम लो। अगर मतलब बोन्स वगैरह में पेन होता है तो डॉक्टर्स लाइक कहते रहते हैं कि कैल्शियम वाली चीज़ें खाओ, कैल्शियम लो, दूध पियो। तो कैल्शियम ऐसा नहीं है कि हम मतलब कह रहे हैं कि 1 बॉटल कैल्शियम पी लिया, ऐसा नहीं है। थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होती है ये चीज़ें, थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन चाहिए, ये चीज़ है। ज़रूरी है, कम चाहिए लेकिन ज़रूरी तो है। और जो हमारे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रॉक्सीमेट। वहीं पे जो माइनर वाले होते हैं उनको हम कहते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव नहीं कहते, प्रोटेक्टिव कहते हैं। प्रोटेक्टिव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हम अपनी डाइजेशन वाले रियल उस पे जा रहे हैं। हम कहते हैं, देखिए ये चीज़ ना मैंने पहले भी बताई हुई है जब हमने एनिमल किंगडम चैप्टर किया था, मैं दोबारा से बताती हूँ। देखिए हम क्या कहते हैं, हमारी बॉडी में सिंपली मैं पहले ओवरव्यू देती हूँ। वैसे वो जो डायग्राम है वो सभी ने देखा होगा यार, वो हम छोटी क्लास से देखते हैं जिसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है। थोड़ा सा बनाओ, वेट, इधर तो स्पेस ही नहीं है, रुकिए। देखिए मैं इस डायग्राम की बात कर रही हूँ। आई नो ये बहुत ज़्यादा बुरा बना है, लेकिन भाई नहीं है मेरी ड्राइंग अच्छी, और आप बुक में देख सकते हैं। बस मैं थोड़ा सा आपको याद करा रही हूँ कि इस तरीके का कुछ ये होता है, ठीक है। तो हम ना अब क्या देखने वाले हैं, हम कहते हैं कि जो हमारी पूरी बॉडी है ना, डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन यार 2 चीज़ों से होता है। हम कह रहे हैं कि जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। कौन कौन सी 2 चीज़ें? पहली होगी हमारी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी होगी हमारे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। सिंपली मैंने अभी क्या बोला, मैंने कहा कि जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होगा ना, उसमें हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, और दूसरे ना हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनकी भी ज़रूरत हमें पड़ती है। अब मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया, मैंने एक चीज़ क्लियर करने के लिए बनाया ये डायग्राम। हम लोग कहते हैं कि एलिमेंट्री, सबसे पहले तो समझिए, मैं बार बार इसे बोल रही हूँ ताकि बात दिमाग में सेट हो जाए। डाइजेशन के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक होती है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे कुछ ग्लैंड्स चाहिए होते हैं। ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स। तो अभी ना हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया ताकि मैं एक चीज़ क्लियर कर सकूँ। जिस चीज़ में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है और पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन ये चीज़ कभी क्लियर हो ही नहीं पाती। हम लोग कहते हैं ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये पूरा एक कह सकते हैं कि आपने कभी पाइप देखा है जिससे मतलब लाइक हम घर में सफाई वगैरह करते हैं, तो वो पाइप कैसा होता है, बस एक ट्यूब होती है वो, ठीक है, एक ही ट्यूब होती है, सिंगल। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, प्लीज़ इमेजिन करिए इस चीज़ को, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। और एटलीस्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी जब तक पढ़ेंगे, अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाना होगा, जो चीज़ कह रहे हैं उसको इमेजिन करना होगा। देखिए जो हम घर में सफाई वगैरह के लिए जो पाइप यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है।
अब हम क्या करते हैं, उस पाइप को किसी भी तरीके से लाइक उसको मोड़ सकते हैं, कर सकते हैं ना थोड़ा बहुत। तो उसी तरीके से यहाँ पे है, हमको पता है क्या लगता है कि ये स्टमक है, ये अलग है, ये रेक्टम है, ये अलग है, ये बकल कैविटी है अपनी, ये अलग है, ईसोफेगस है वो अलग है। ऐसा नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी है वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। अभी हम एक एक करके एक एक पार्ट को अच्छे से देखने वाले हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बस मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो हमारा माउथ है वहाँ से लेकर रेक्टम तक ये पूरी सिंगल ट्यूब है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये अलग अलग कुछ नहीं है, ये पूरा एक ही है, एक ही पाइप है, एक ही ट्यूब है, जो बस क्या कर रहे हैं कि अपनी शेप को बदले जा रहे हैं, ठीक है। पहले यहाँ से आए, ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, फिर ये जे शेप का स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम स्टमक बोल देते हैं, इसको ईसोफेगस बोलते हैं। फिर नीचे आए, थोड़ा सी शेप का स्ट्रक्चर दिखा, फिर ऐसे इस पूरे को हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लेकिन ये जो सी शेप वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम ड्यूडनम कहते हैं। फिर रेक्टम आ जाएगा, लॉन्ग इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पता क्या हो रहा है, ये है पूरी एक ही ट्यूब है, एक ही पाइप है, जिसको हमने जो पहले ऐसे सीधा आ रहा था, फिर नीचे आके वो थोड़ा सा मुड़ गया, ऐसे हो गया, फिर दोबारा से मुड़ गया, बस यही चीज़ है। लेकिन है पूरा एक ही सिंगल, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। तो अभी आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। एक तरह से समझ सकते हैं कि ये अपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, लेकिन इसको भी पढ़ना ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ नहीं समझेंगे तो आगे कुछ समझ नहीं आने वाला है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ेंगे, उसके बाद में ग्लैंड्स, फिर हम डाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। बस फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ऐसे ही करके। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने डायग्राम्स बनाए हुए हैं, इस चैप्टर में हमें डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, इफ़ यू नीड माई नोट्स, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द PDF ऑफ माई हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो आपको ये PDF मिल जाएगी, तो आप ये नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड थैंक यू अगेन।